नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपको जो है स्पेशल पर्पज मोटर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें रिलक्टेंस मोटर आपको पढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा बाकी है, उसके बारे में देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलक्टेंस मोटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलक्टेंस मोटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, रिलक्टेंस मोटर का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे थोड़ा बहुत, उसके गुण के बारे में जानेंगे। तो इसकी पुअर इफिशिएंसी होती है, पुअर इफिशिएंसी लगभग 70 से जो है 80% होती है, उससे भी कम होती है, ठीक है। बुक में 70 से 80% दिया है। लो टार्क होता है, लो टार्क होता है, लो पावर फैक्टर होता है, लो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। लो पावर फैक्टर के बाद जो है यह हाई इनर्शिया लोड को एक्सेलरेट नहीं करता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। इसे लो इनर्शिया वाला रोटर चाहिए, ठीक है, लोड चाहिए। दूसरे सिंक्रोनस मोटर की अपेक्षा यह चीपर होता है, मतलब सस्ता होता है, चीपर होता है, ठीक है। इसका जो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? संट टाइप है। संट मोटर पढ़े हैं ना, संट टाइप अर्थात सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। स्पीड कंट्रोल इम्पॉसिबल, इसमें स्पीड कंट्रोल जो है इम्पॉसिबल है। जैसे आप सोचिए कि हम स्पीड को कंट्रोल करें, तो वो क्या है? इम्पॉसिबल है। तो रिलक्टेंस रेशियो इसका जो होता है, रिलक्टेंस रेशियो 3:6 होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक इसका और होता है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा सिलेबस में आपके दिए नहीं है, तो मैं इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पढ़ाने लगूंगा तो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब पढ़ेंगे एसी सीरीज मोटर। क्या पढ़ेंगे? एसी सीरीज मोटर। अब ये दूसरा मोटर हम लोग पढ़ेंगे, एसी सीरीज मोटर। काफ़ी बड़ा है। एसी सीरीज मोटर जो है डीसी सीरीज मोटर ही है, कोई अंतर नहीं है। जैसे डीसी सीरीज मोटर है, वैसे एसी सीरीज मोटर है। तो एसी सीरीज मोटर, ठीक है, एसी सीरीज मोटर। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम V वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, यही हमारा डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है। ये प्लस है और क्या है? माइनस है।
तो ये हमारा क्या है, डीसी सीरीज मोटर है। तो ये सीरीज फील्ड है और ये क्या है, हमारा आर्मेचर है और ये कार्बन ब्रश है और ये क्या है, हमारा शाफ्ट है। ठीक है, तो यही डीसी सीरीज मोटर है। तो इसी को हम एसी सप्लाई देते हैं। इसी को थोड़ा मतलब देखिए, जब एसी सप्लाई देते हैं ना तो इसकी इफ़िशियंसी वगैरह, टार्क वगैरह, स्पीड वगैरह पुअर हो जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इसका पुअर हो जाता है। तो इसमें कुछ चेंजेज करके जो है इसे हम एसी सप्लाई दे करके ऑपरेट कराते हैं और हाई स्टार्टिंग टार्क वगैरह क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेज इसमें करने पड़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं अगर इतना थोड़ा सा समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा समझाना ज़रूरी है। तो एसी सीरीज मोटर के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि डीसी में पढ़ चुके हैं कि एसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर होता क्या है, तो अगर उसको पढ़े हैं तो संरचना वगैरह उतना ज़्यादा बताने की हमको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डीसी मशीन अगर पढ़े हैं तो डीसी मशीन ही आपका डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यहाँ पर लिखेंगे कि स्टडी ऑफ डीसी सीरीज मोटर एज ए एसी सीरीज मोटर, एज ए एसी सीरीज तो इसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई दे करके देखेंगे कि उसका क्या परफॉर्मेंस उस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सीरीज मोटर के रूप में अगर हम चलाते हैं तो उसके परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, जब डीसी सीरीज मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो सेम वोल्टेज के लिए तो टार्क डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर एसी देने, थोड़ा शार्ट में हम लिखेंगे क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एसी देने पर, सिंगल फेज एसी देने पर, मतलब डीसी सीरीज मोटर को हम सिंगल फेज एसी दे रहे हैं, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई देने पर मोटर में टार्क का डायरेक्शन, मोटर में टार्क का डायरेक्शन टार्क के डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु टार्क के नेचर तथा मैग्नीट्यूड पर प्रभाव पड़ता है, तथा मैग्नीट्यूड पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर डीसी सीरीज मोटर को हम सिंगल फेज एसी सप्लाई दे करके उसे क्या करेंगे, चलाएंगे, तो उस कंडीशन में उसके टार्क की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, टार्क की दिशा क्या रहेगी, एकदम सेम रहेगी, लेकिन उस टार्क के मैग्नीट्यूड और उसके नेचर पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे प्रभाव पड़ेगा उसी के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे अच्छे तरीके से। तो एसी के केस में पल्सेटिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। आगे लिखेंगे, एसी के केस में पल्सेटिंग टार्क प्रोड्यूस होता है।
एसी के केस में टार्क पल्सेटिंग होगा ना, क्योंकि देखिए डीसी जो है, डीसी कैसा होता है, डीसी ऐसा होता है, तो इससे जो है यूनिफॉर्म टार्क प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म टार्क एंड यूनिडायरेक्शनल प्रोड्यूस होता है। समझ में आया। लेकिन जब आप एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई तो हमारी ऐसी होती है, एसी सप्लाई ऐसे चलती है, तो एक पॉजिटिव पल्स आ रहा है, एक निगेटिव पल्स आ रहा है। समझ में आया। एक पॉजिटिव पल्स आ रहा है, एक निगेटिव पल्स आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव आ रहा है, फिर एक क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से टार्क भी क्या होगा, टार्क भी हमारा क्या होगा, पल्सेटिंग होगा, क्योंकि ये सप्लाई पल्सेटिंग वाली दे रहे हैं, तो टार्क भी हमारा क्या होगा, पल्सेटिंग होगा, थोड़ा वाइब्रेशन होगा उसमें। ठीक है, रोटर में वाइब्रेशन होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तथा टार्क की वैल्यू लो होती है, एसी के केस में लो होती है, जबकि डीसी के केस में यूनिफॉर्म टार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हाई होता है, और क्या होता है, हाई होता है। देखिए एसी के केस में भी स्टार्टिंग टार्क हाई होगा, लेकिन डीसी की अपेक्षा, तुलना की जा रही है ना, डीसी की अपेक्षा जो है एसी में क्या होगा, कम होगा, इस वजह से यहाँ पे लो लिखा गया। लेकिन अन्य मशीनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज मोटर है ना, तो सीरीज मोटर में जो टार्क होता है वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा, चाहे एसी हो चाहे क्या हो, डीसी हो। तो अन्य मोटरों की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर डीसी की तुलना की जाए तो लो होगा। ठीक है, एसी के केस में, और डीसी में क्या होता है आपका, हाई होता है, ये चीज़। अब डायरेक्शन कैसे नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन इसलिए नहीं चेंज होता है, टार्क का डायरेक्शन इसलिए नहीं चेंज होता है क्योंकि सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। तो अगर करंट की दिशा चेंज होगी तो दोनों में चेंज होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक में चेंज होगा। तो दोनों में चेंज होने की वजह से जो है क्या होता है, टार्क सेम डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे दोनों में, जैसे टार्क का फार्मूला हमारा क्या है, के इंटू फाइव इंटू क्या होता है, आई ए होता है कि नहीं, या फिर आई होता है। अगर डीसी सप्लाई देंगे तो ये वाला टार्क होगा, लेकिन जब एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई के केस में क्या होगा, मान लीजिए टार्क टी बराबर आपका के इंटू -5 हो जाएगा। जब निगेटिव सप्लाई आएगी तो सिंपल सी बात है, करंट भी माइनस का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में टार्क हमारा टी बराबर के इंटू क्या होगा, 5 इंटू क्या होगा, आई होगा। तो टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया, टार्क का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। टार्क के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो टी बराबर के इंटू 5 इंटू आई बराबर आपका के -5 माइनस आई कोष्ठक में बराबर आपका के इंटू 5 इंटू क्या होगा, आई ए होगा। तो टार्क हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एसी के कारण स्टेटर में ईडी करंट लॉस अधिक बढ़ जाता है। एसी के कारण स्टेटर में ईडी करंट लॉस अधिक बढ़ जाता है, ईडी करंट लॉस जो है अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए ईडी करंट लॉस अधिक बढ़ क्यों जाता है, कारण क्या है, क्योंकि पहले डीसी सप्लाई दे रहे थे तो जो फ्लक्स होता था वो कांस्टेंट होता था, तो ईडी करंट फ्लो ही नहीं होता था। लेकिन जब एसी सप्लाई देंगे तो जो स्टेटर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स वेरिएबल फ्लक्स होगा, क्योंकि जब एसी सप्लाई वेरिएबल है तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। फ्लक्स वेरिएबल होने की वजह से तो
जो स्टेटर में जो पोल हैं उसमें जो है ईडी करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो एसी के केस में ईडी करंट लॉस क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। एसी के केस में आपका ईडी करंट लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कोर लॉसेस बढ़ जाने के कारण दक्षता कम हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है, ऑपरेटिंग दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एसी के केस में आर्मेचर के कम्यूटेटिंग कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग बढ़ जाती है, जिससे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग बढ़ जाती है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज बढ़ जाएगा ना। अगर रिएक्टेंस वोल्टेज की बात करेंगे तो रिएक्टेंस वोल्टेज बराबर होता है यहाँ पे 1.115 मैक्स एफ इंटू 10⁻6 बटे आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है, तो देखिए डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी, देखिए डीसी के केस में हमारा जो है फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगा, और इस केस में जो है फ्रीक्वेंसी हमारा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो रिएक्टेंस वोल्टेज भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो जब रिएक्टेंस वोल्टेज बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, स्पार्किंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा पावर लॉस होगा, और ज़्यादा क्या होगा, पावर लॉस होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, एसी सर्किट में आईआर ड्रॉप के साथ रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। एसी के केस में आईआर ड्रॉप के साथ आई इंटू एक्स ड्रॉप भी होता है। आई इंटू एक्स मतलब क्या है, रिएक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, समझ में आया। तो डीसी के केस में ये तो 0 था, डीसी के केस में ये था क्या, आई इंटू एक्स बराबर क्या था, 0 था, या फिर आई इंटू जेड आपका 0 नहीं था, आई इंटू एक्स बराबर क्या था, 0 था। ठीक है, क्योंकि एक्स वगैरह इंडक्टेंस वगैरह डीसी के केस में कंसीडर नहीं किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन एसी के केस में आई इंटू एक्स होगा, तो जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाने की वजह से जो है रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होता है, रिजल्टेंट ड्रॉप आई इंटू जेड आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जेड बराबर आपका क्या होगा, जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में, रिजल्टेंट आ जाता है तो बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि आई इंटू जेड ड्रॉप बढ़ जाने के कारण ईबी का मान कम हो जाता है, ईबी का मान कम हो
जाता है। देखिए होता क्या है, पहले डीसी के केस में जो ईबी का फार्मूला होता था V बराबर I इंटू आर प्लस क्या होता था ईबी होता था। तो ईबी बराबर अब क्या हो गया V माइनस आई इंटू आर होता था डीसी के केस में। ये तो डीसी के केस में था, डीसी के केस में, समझ में आया। तो अब यहाँ पर केवल I इंटू आर, यहाँ पर केवल क्या है I इंटू आर है। लेकिन अब एसी के केस में V बराबर क्या होगा, क्या कहते हैं, एसी के केस में V बराबर आपका I इंटू जेड होगा प्लस क्या होगा ईबी होगा। अब I इंटू जेड, यहाँ पर I इंटू जेड इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा I इंटू आर होगा। तो सिंपल सी बात है, ईबी का मान हमारा क्या हो जाएगा, ईबी बराबर V माइनस आई इंटू जेड। तो इसका मान अगर ज़्यादा है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो ईबी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके, डीसी। ये तो एसी के केस है ना, एसी के केस में, समझ में आया। तो ईबी का मान हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ईबी का मान कम हो जाने से स्पीड हमारी कम हो जाती है। ईबी कम होने से एसी के केस में स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। मतलब डीसी से तुलना की जा रही है, ऐसा नहीं कि अदर मोटर से तुलना आप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ईबी बराबर आपका स्पीड n बाई फाइव इंटू क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो स्पीड ईबी जब आपका कम होगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। समझ में आया। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एसी के केस में मोटर की फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस, देखिए फील्ड का इंडक्टेंस बढ़ जाता है। एसी के केस में इंडक्टेंस आ जाएगा, जबकि डीसी के केस में इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है। समझ में आया। एसी के केस में इंडक्टेंस आ जाता है। एसी के केस में फील्ड का इंडक्टेंस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। जिससे सर्किट का भाई पहले यल का मान क्या था, 0 था। तो एक्सएल बराबर भी क्या था, 0 था। तो जेड का मान क्या था, कम था। लेकिन अब जेड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।